नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में। आज की क्राइम की कहानी है स्वीडन में जन्मी 12 मार्च 1982 को पैदा हुई एनी दीवानी की, जिसकी चर्चाएं, जिसके मर्डर की जो साजिश थे या फिर वह नॉर्मल मर्डर थी, इसको लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी पूरी मीडिया में। सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरी वर्ल्ड की जितने भी मीडिया हैं उन सब ने एनी दीवानी की अपनी न्यूज़ चैनल में ज़रूर अपना न्यूज़ बनाया और सुर्खियों में सबसे टॉप और फ्रंट पर रहा। तो आज बात करने वाले हैं एनी दीवानी के हनीमून मर्डर की। आखिर वह हनीमून में जाने के दौरान मर्डर कैसे हुई, यदि मर्डर थी तो उसमें क्या श्रेयन दीवानी का हाथ था। तो शुरू करते हैं आज की यह क्राइम की कहानी। 12 मार्च 1982 को स्वीडन में पैदा हुई थी एनी दीवानी और यह हिंदोचा परिवार से बिलोंग्स करती थी। हिंदोचा दरअसल भारत की ही एक जाति है, लेकिन अब यह स्वीडन में अधिक पाया जाता है। इसके जितने परिवार हैं सब स्वीडन में ही फ़िलहाल रहते हैं और उस टाइम भी रहते थे, लेकिन उससे पहले उनके परिवार युगांडा में रहा करते थे। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने एक खास प्रदर्शन और विरोध के दौरान सबको, वहाँ से जितने भी विदेशी थे सबको निष्कासित कर दिया। तो फिर इन लोगों ने स्वीडन में अपना निवास बनाया, वहीं पे जॉब, वहीं पे नौकरी और वहीं पे सब चीज़ करने लगे। रही एनी दीवानी की बात, तो एनी दीवानी पेशे से इंजीनियर थी और वह बचपन से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी और पढ़ाई इतनी बखूबी तरीके से किए थे कि उसके अंदर टैलेंट भी पूरी भरी पड़ी थी। जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो वह अपने पैसे के लिए अक्सर ब्रिटेन के लंदन जाया करती थी। स्वीडन से लंदन और लंदन से इंडिया से दक्षिण अफ्रीका। आज की कहानी इन चारों देशों में घूमती रहती है। तो फिर लंदन आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात एक मशहूर बिजनेसमैन और मिलेनियर श्रेयन दीवानी से लंदन में होती है। साल 2009 में इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात में ही इन दोनों के बीच अच्छी खासी पटरी जम जाती है। बातों में बात फ्रेंडशिप तक पहुंच जाते हैं। एनी दीवानी और श्रेयन दीवानी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप में बंध गए। जब यह फ्रेंडशिप सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रुकी नहीं रही, यह फ्रेंडशिप आगे 2010 में इन दोनों ने सगाई भी कर लिया। यह महीना मई का था जब इन लोगों ने सगाई भी की 2010। और जब सगाई हो गया इन दोनों के बीच, तो दोनों के परिवार वालों ने यह सोचा कि हम दोनों तो भारतीय मूल के ही हैं, क्योंकि श्रेयन दीवानी भी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, वहीं पे अपना बिजनेस का कार्यभार संभाले रखे थे। और रही एनी दीवानी के परिवार की, तो यह भी भारतीय मूल के ही थे। तो दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई कि इन दोनों की शादी, श्रेयन दीवानी और एनी दीवानी की शादी क्यों ना भारत में कर दिया जाए। तो भारत में भारतीय रस्म के अनुसार इन दोनों की शादी मुंबई में रखा गया। फिर उन दोनों की शादी 29 अक्टूबर को मुंबई के एक मशहूर इलाके में फिक्स कर दिया गया और उन दोनों का शादी समय के मुताबिक मुंबई में 29 अक्टूबर को हो जाती है और काफ़ी धूमधाम से होते हैं। वो दोनों काफ़ी डांस भी करते हैं, शादी एंजॉय भी करते हैं, श्रेयन दीवानी और एनी दीवानी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि शादी में कोई कसर रह गया है, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन थे और दोनों काफ़ी रईस परिवार से बिलोंग्स रखते थे। तो 29 अक्टूबर को शादी के बाद एनी दीवानी और श्रेयन दीवानी हनीमून के लिए दक्षिण अफ्रीका को चुना और दक्षिण अफ्रीका का टिकट भी बुक करवा लिया। 7 नवंबर को कैप्टन हवार्ड पहुंचने के बाद इन दोनों ने लोकल विमान लेकर एक शहर है दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम है क्रागर नेशनल पार्क,
वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पे इन दोनों ने 4 रातें बिताई और 4 दिन। इसके बाद पुनः उस नेशनल पार्क क्रैगर से वापस केपटाउन आ गया और केपटाउन में एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम था जोलो टांगो, उसमें सवार होकर वह दोनों एक 5 स्टार होटल कैप ग्रेस पहुंच गया। और कैप ग्रेस 5 होटल पहुंचने के बाद रात भर उन दोनों ने कैप ग्रेस 5 होटल में बिताया। लेकिन श्रेयन दीवानी ने उस टैक्सी ड्राइवर जोलो टोंगो को 13 तारीख को एक विशेष देसी जगह घुमाने का प्रस्ताव भी 12 तारीख को ही दे दिया था। अब 13 नवंबर को वह टैक्सी ड्राइवर जोलो टांगो फिर से उन दोनों को लेने के लिए वह 5 स्टार होटल कैप ग्रेस आ जाता है। अब जोलो टांगो उन दोनों को अपनी टैक्सी में बैठाकर दक्षिण अफ्रीका में एक गांव वाली जगह है जहां पे देसी रम्स भी मिलते हैं, श्रेयन दीवानी ने उसको लेकर वहाँ जबकि बहुत फेमस है जाने के लिए कहा। तो टैक्सी ड्राइवर जोलो टांगो ने उन दोनों को बैठाकर उस जगह जिसका नाम है गोंगू लेंथू नामक जगह की ओर चल दिया। चलते चलते दिन भर बीत गया, शाम का वक्त भी हो गया, रात भी होने वाली थी और इन दोनों काफ़ी एंजॉय किया। एक होटल में खाना भी खाया। खाना खिलाने के बाद टैक्सी ड्राइवर जोलो टांगो ने आगे उस शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जो कि शहर नहीं था, एक गांव वाले शहर था। श्रेयन दीवानी और एनी दीवानी ने यह सोच के रखा था कि इस गांव वाले इलाका को भी देख लिया जाए और यहाँ की भी मस्ती कर ली जाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। जोलो टांगो मेन रोड छोड़कर बाईपास वाली रोड में अपनी टैक्सी मोड़ लेती है। इसके बाद जो होता है शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा और शायद किसी ने यह उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि वह टैक्सी ड्राइवर जोलो टांगो उस रास्ते की ओर लेकर बढ़ जाते हैं। फिर कुछ देर चलने के बाद बाईपास वाले रास्ते बहुत अंदर पहुंच जाती है और रात का समय था और 2 व्यक्ति अचानक आते हैं और वह टैक्सी रुकवा लेती है और शीशे पे अचानक इतनी ज़ोर से धक्के लगाते हैं धमकी भरी अंदाज में कि टैक्सी रोको। और टैक्सी रोकवा के उस टैक्सी का जो ड्राइवर था जोलो टांगो, उसको उस टैक्सी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जितने भी जेवर जेवरात थे श्रेयन दीवानी के पास, उससे ले लिया जाता है। उसका फ़ोन, उसका पर्स, उसका घड़ी, जितनी भी महंगी चीज़ें थी सब ले लिया जाता है, या कहें तो लूट लिया जाता है। और फिर श्रेयन दीवानी को भी उस टैक्सी से निकाल दिया जाता है और वह टैक्सी लेकर एनी दीवानी को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यह 13 नवंबर की घटना थी, रात की। 14 नवंबर से पहले श्रेयन दीवानी को जब उस टैक्सी से निकाला गया था तो वह थोड़ी सी नर्वस हो चुका था और सहायता के लिए आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक एक व्यक्ति आते हैं और इस सूचना कि उस टाइम खबर दक्षिण अफ्रीका पुलिस में की जाती है। अब दक्षिण अफ्रीका पुलिस जुट जाते हैं कि आखिर श्रेयन दीवानी ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है एनी दीवानी को लेकर कि उसे अपहरण कर लिया गया है, तो उसकी खोजबीन शुरू कर देती है दक्षिण अफ्रीका पुलिस। अब खोजबीन के दौरान रात में तो नहीं मिलती है, लेकिन उसके दूसरे दिन तो 14 नवंबर को एनी दीवानी की लाश उस टैक्सी के पीछे मिलती है और टैक्सी में कुछ खून के निशान भी मिलते हैं। जब लाश को पहली बार देखा गया तो ऐसा लगा कि उसे 3 गोलियां मारी गई है, लेकिन यह सही नहीं था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि सिर्फ एक ही गोली मारी गई थी उसके गर्दन में और उसी से उसकी मौत हो गई। लेकिन हाथ उसके गर्दन को बचाव कर रहे थे, जिसके कारण से उसके हाथ में भी दाग नज़र आते हैं और सीने में भी। बट एक गोली में ही एनी दीवानी की मौत हो गई थी। लेकिन उसके साथ कोई गलत संबंध उन लोगों ने नहीं बनाया था, सिर्फ लूटने के ख्याल से
या फिर मारने के ख्याल से उसे अपहरण किया गया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अपहरण लूटपाट यह आम बात थी उस समय 2014 तक। अब 14 अक्टूबर 2010 को जब यह पता चला कि एनी दीवानी की मृत्यु हो गई है, उसे मार दिया गया है, तब श्रेयन दीवानी, उसके घर वाले को भी फ़ोन करके बताया गया, एनी दीवानी के घर वाले, उसके पापा को भी फ़ोन करके बताया गया। उसके पिताजी, एनी दीवानी के पिताजी तुरंत फ़्लाइट बुक करा के वह केप टाउन, और केप टाउन से जिस जगह पे यह घटना घटी थी वहाँ पहुँच जाती है। शुरू में कुछ पता नहीं चलता है, लगता है कि ये आम शायद यहाँ पे लूटपाट हुई होगी, अपहरण हुआ होगा, मार दिया गया होगा। लेकिन जब पुलिस छानबीन करता है आगे, हालांकि उस समय तत्काल एनी दीवानी की लाश को ब्रिटेन ले जाने के लिए दे दिया जाता है श्रेयन दीवानी को, क्योंकि वहीं उसका दाह संस्कार होना था। तो वह उसका दाह संस्कार भी हो जाता है। उसके मम्मी पापा को भी पता नहीं चलता है कि आखिर यह किस तरह की घटना है। तो जब पुलिस छानबीन में लग गई, छानबीन में भी यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह मर्डर किसने किया है, तो अचानक उस जीप में जो हाथ से पंजे मारे हुए थे जीप के शीशे पे, उस हाथ का जब जांच होता है तो उस हाथ से पता चलता है कि उस हाथ में जिस व्यक्ति की पहचान हुई, उस व्यक्ति का नाम है जेनिले मैगिनी, और उसी ने शायद एनी दीवानी की हत्या भी की। तो फिर जोलिले मैगिनी को पकड़ते हैं पुलिस। तो जोलिले मैगिनी को पकड़ने के बाद उस टैक्सी के जो ड्राइवर थे जोलो टांगो, उससे भी पूछताछ होती है। जोलिलो मैग्नी से पूछताछ होती है। जोलिलो मैग्नी ने एक और शख्स का नाम लिया जिसका नाम था माजिमा वामा दोदा क्वाबे। उन दोनों ने मिलकर ही अपहरण किया था। तो इन तीनों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद पता चला कि जो टोंगो थे टैक्सी ड्राइवर, उसने बताया कि यह एक साजिश के तहत मर्डर का सुपारी दिया गया था, जो कि श्रेयन दीवानी ने उसे कहा था कि एक अजनबी मारने वाला व्यक्ति चाहिए सुपारी के, जो एनी दीवानी का कत्ल करे और पता भी ना चले कि यह कत्ल हुआ है। तो जब जोलो टांगो ने यह बात पुलिस के सामने स्वीकार किया, तो फिर यह भी समझ में आ गया पुलिस को कि आखिर भाड़े का जो क्रिमिनल लिया था जोलो टांगो ने, वह था माजिमो वामादोदा और जोलिलो मैगिनी। इन दोनों को लिया था। इन दोनों ने टैक्सी रोककर अनजान जगह पे ले गया उसकी मर्डर करने के लिए। यह बात तो समझ में आती है। तो जब पूछा गया कि आखिर गोली किसने मारा है, तो फिर माजिमा वामादोदा क्वावे ने बताया कि एनी दीवानी के ऊपर गोली जोलिलो मैगिनी ने चलाई। तो इस तरह से तीनों को हिरासत में ले लिया और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई और अदालत ने अलग अलग फैसले तीनों के ऊपर सुनाए। लेकिन जोलो टांगो के अनुसार एनी दीवानी ही इसके मर्डर और हत्या करवाने के साजिश करता थे। तो अब दक्षिण अफ्रीका पुलिस इन सारे सबूत और जितने भी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज थे सबको ले लिए। उससे ऐसा लग रहा था कि सही में एनी दीवानी का मर्डर का जो साजिश करता है वह श्रेयन दीवानी है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस को के वहाँ से उसे भेजने के लिए कहा, श्रेयन दीवानी को वापस दक्षिण अफ्रीका, ताकि उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई हो सके। जब इतनी बात हो गई तो श्रेयन दीवानी को पहले वहाँ के जितने भी ब्रिटिश पुलिस थे वह दक्षिण अफ्रीका भेजने से मना कर दिए, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन 3-4 साल केस चलने के बाद पता चला कि नहीं, श्रेयन दीवानी भी आरोपी है। ऐसा लगने लगा। ब्रिटेन के जितने भी अदालत थे तो उन्होंने श्रेयन दीवानी को 2014 में साउथ अफ्रीका भेज दिया। फिर साउथ अफ्रीका में उसके ऊपर बहस हुई अदालत में, वहाँ के पश्चिमी कैप अदालत। वहाँ पे जब बहस हुई
तो उसके वकील सरेन दीवानी के वकील ने यह दलील दी कि यह घटना एक हास्यास्पद घटना लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुरंत शादी किए हों वह अपनी पत्नी का हनीमून में मर्डर करवा दे, ये समझ में नहीं आता है। जोलो टोंगो जो ड्राइवर था वह आरोप लगा रहा था सरेन दीवानी के ऊपर, जो गलत है, और इस आरोप में कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उसका जो आरोप लगाना था सबूत के अभाव में कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन सरेन दीवानी 2014 में जब अफ्रीका आए, उससे पहले जोलो टांगो, माजिमा वामा दोदा क्वाबे और जोलिलो मैग्नी को सज़ा दे चुकी थी वहाँ की अदालत, दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने। तो टैक्सी ड्राइवर जोलो टांगो को हत्या के दोषी के रूप में 18 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद माजिमा वामा दोदा क्वाबे को हत्या में शामिल होने के आरोप में 25 वर्ष की सज़ा सुनाई थी, और जोजिलो मैग्नी को, जिन्होंने गोली मारी थी यानी दीवानी को, उसे दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इन तीनों को सज़ा हो चुकी थी। तो फिर सरेन दीवानी के जज जितने भी वकील थे वह दलील दे रहे थे कि शायद ये लोग अपने को बचाने के लिए या फिर अपने के ऊपर जो आरोप लगा है उसको कम करने के लिए सरेन दीवानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस पर काफ़ी लंबी सुनवाई हुई। अंततः 2014 में ही दिसंबर महीने में एनी दीवानी को दक्षिण अफ्रीका की जो अदालत थी, उच्च न्यायालय, पश्चिमी कैप उच्च न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया और उसे मुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि सबूत के अभाव में सरेन दीवानी को हत्या के साजिश के रूप में साजिश करता साबित करना गलत है, और उसे साबित नहीं कर पाया जोलो टांगो ने और जितने भी उसके 3 सहयोगी थे। लेकिन बाद में फिर एक बार मोमेंट आते हैं कि सरेन दीवानी के वकील ने सरेन दीवानी को कोर्ट में यह कहा कि यह एक समलैंगिक व्यक्ति है और यह पुरुष और स्त्री दोनों के ऊपर समान रूप से आकर्षित होते हैं। तो यह बात भी बीच में उठाई, लेकिन यह सिर्फ एक दलील थे। लेकिन सरेन दीवानी जो कि ब्रिटिश के मिलेनियर थे, एक सफल उद्योगपति थे, शायद पैसे के प्रभाव हो या क्या हो, मीडिया में यह बात भी उठी कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिए। इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका की जो अदालत है उन्होंने उसे बरी कर दिया। अंत में एनी दीवानी के जो परिवार थे, उसके भाई और उसके पिताजी इस फैसले से काफ़ी दुखी हुए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यह तो उच्च न्यायालय का फैसला था। फिर इन दोनों ने ब्रिटेन के कॉर्नर कोर्ट में यह अर्जी लगाई कि इस केस को अच्छी से जांच कर कम से कम सरेन दीवानी को सार्वजनिक रूप से बयान दिलवा पाएँ और वह सुन पाएँ कि आखिर यह बयान में क्या कह रहे हैं, क्योंकि शक सरेन दीवानी के ऊपर था। इसके बावजूद भी उसे कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन कॉर्नर के कोर्ट में भी 1-2 साल सुनवाई के बाद यह साफ रूप से फैसला सुनाया कि सरेन दीवानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे वह दक्षिण अफ्रीका का था और दक्षिण अफ्रीका कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी भी कर चुके हैं और इसके ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसके ऊपर आरोप लगाया जा सके साजिशकर्ता का। इसलिए उन्होंने भी सरेन दीवानी के पक्ष में अपना फैसला सुनवाया। तो यह कहानी थी एक हनीमून ट्रिप फॉर मर्डर की। आप लोगों को कैसी लगी? यदि यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।